22 जुलाई 2011 की दोपहर को 32 वर्षीय ऑंदर्स बेहरिंग ब्रेविक ने ओस्लो, नॉर्वे के वेस्ट एंड इलाके में अपनी मां के फ्लैट से निकलकर एक वैन में चढ़ गए। वह सरकारी क्षेत्र पहुंचे और पुलिस वर्दी में वैन पार्क की। उन्होंने वैन के पीछे बम सक्रिय किया और चले गए। एक पल में ही सरकारी क्षेत्र पहचान में नहीं आ रहा था। ब्लॉकों से धुआं उठ रहा था। सड़कों पर कारों के मलबे खामोश खड़े थे और घायल लोग और मलबा सड़कों पर बिखरा था। विस्फोट विनाशकारी था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 209 अन्य घायल हो गए। यह ब्रेविक की खौफनाक योजना की सिर्फ शुरुआत थी, जिसमें वो जल्द ही 69 और लोगों की हत्या करने वाला था। 2011 के नॉर्वे हमलों को भूलना, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे झेला, नामुमकिन है। ब्रेविक की गिरफ्तारी के बाद अखबारों ने इस अकेले दक्षिणपंथी आतंकवादी के बारे में रिपोर्ट किया। उसे एक ऐसा व्यक्ति बताया जिसे अति दक्षिणपंथी, मुस्लिम विरोधी और अति राष्ट्रवादी लेखकों और प्रभावशाली लोगों ने कट्टरपंथी बना दिया था। एक ऐसा आदमी जिसे नफरत ने उकसाया था। इस डॉक्यूमेंट्री में हमारा उद्देश्य इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के साथ साथ उन रास्तों पर भी रोशनी डालना है जिन्होंने उसे 77 नागरिकों की जान लेने के लिए प्रेरित किया। जब हम एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक, नॉर्वे के नव-नाजी आतंकवादी के डरावने मामले की जांच करते हैं। एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक का जन्म 13 फरवरी 1979 को ओस्लो, नॉर्वे में हुआ, लेकिन शिशु अवस्था में माता-पिता के साथ लंदन चले गए। उनके पिता येंस ब्रेविक सख्त पृष्ठभूमि से थे, जहां परिवार में कम संवाद था। व्यवसाय, प्रशासन और अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद येंस राजनयिक बने। पहले उन्होंने लंदन के नॉर्वेजियन दूतावास में, फिर पेरिस में काम किया। ब्रेविक की मां वेंका उनके जन्म के समय 33 साल की एक नर्स थीं। उनकी पिछली रिलेशनशिप से एक बच्चा था। येंस के 3 बच्चे थे। इस जोड़े ने मुलाकात के कुछ ही समय बाद शादी की और वे गर्भवती हो गईं। लेकिन ब्रेविक के जन्म के बाद उनका रिश्ता ठंडा पड़ गया और ब्रेविक के 18 महीने के होते ही तलाक हो गया। कहा जाता है कि उनका अलगाव अच्छे संबंधों में नहीं हुआ। वेंका ने येंस को शैतान और येंस ने वेंका को पागल कहा। अलगाव के बाद ब्रेविक, उनकी सौतेली बहन एलिजाबेथ और उनकी मां ओस्लो लौट आए और येंस के मंत्री आवास फ्रिट्जनर गेट में रहने लगे। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि और परेशानियां सामने आने लगीं। सभी विवरणों के मुताबिक ब्रेविक का अपनी मां के साथ रिश्ता मुश्किल भरा था, यहां तक कि उनके जन्म से पहले भी। गर्भावस्था में वेंका ने दावा किया कि ब्रेविक शरारती था और जानबूझकर उसे लात मारता था। हालांकि वो उसका गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंच पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो गर्भावस्था के 3 महीने से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और कानूनी रूप से गर्भपात नहीं करा सकती थी। एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार वेंका को लगा कि ब्रेविक उसे बर्बाद करना चाहता है। बताया जाता है कि वेंका ने उसे जल्दी स्तनपान कराना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रेविक उसकी सारी ऊर्जा चूस रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक वेंका बचपन में शोषण की शिकार थीं। उन्होंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ा और जल्दी ही पहली बार गर्भवती हो गईं। एसएसबीयू या राष्ट्रीय बाल और किशोर मनोरोग केंद्र ने बाद में उन्हें ऐसी महिला बताया जिनका पालन पोषण बेहद कठिन रहा था, जिन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और जो हर पहलू पर हावी रहने वाले, भले ही केवल आंशिक रूप से दिखने वाले अवसाद से ग्रस्त थीं। जब ब्रेविक 2 साल के थे, उनकी मां ने सामाजिक देखभाल कार्यालय से मदद मांगी। बताया कि ओस्लो में उनका कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो टेलीमार्क से थीं और शारीरिक मानसिक रूप से थकी थीं। उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा बहुत ज्यादा ध्यान और देखभाल मांगने वाला शिशु था। उसे बेचैन बताया
और हाल ही में उसे और भी ज्यादा हिंसक, सनकी और अप्रत्याशित आदतों से भरा हुआ बताया। उन्होंने अनुरोध किया कि ब्रेविक की देखभाल से राहत पाने के लिए उन्हें एक सप्ताहांत की छुट्टी दी जाए। कुछ महीनों बाद उनकी मदद स्वीकार कर ली गई, लेकिन वेनका ने जिस परिवार में उसे रखा गया था उसे अनुपयुक्त बताकर व्यवस्था जल्दी समाप्त कर दी। इस बीच उस दंपति को, जिन्होंने अस्थायी रूप से 2 साल के बच्चे की देखभाल की थी, वेनका भी पसंद नहीं आई। उन्होंने बताया कि वेनका का व्यवहार कठिन था और उसकी कुछ आदतें अजीब थीं। टीवी2 की रिपोर्ट के अनुसार वेनका ने दंपत्ति से कहा कि उसका बेटा केवल लड़कियों को पेशाब करते देखता है और पूछा कि क्या उसे पुरुष के निजी अंग छूने की अनुमति है, क्योंकि घर में कोई नहीं जिससे वो तुलना कर सके। पड़ोसी जेंस ने बताया कि वे ब्रेविक और उसकी बहन को वेनका के डबल शिफ्ट या रात भर काम के कारण अक्सर अकेला पाते थे और दोनों के झगड़ों की आवाज भी सुनते थे। वेनका के बारे में जाना जाता था कि वो अपने मूड को बहुत जल्दी बदल लेती थी। एक पल में गुस्से में भड़क उठती थी और अगले ही पल माफी के लिए रोने लगती थी। एसएसबीयू की रिपोर्ट के अनुसार वो कभी मीठी आवाज में बात करती है तो कभी मृत्यु की इच्छा जाहिर करती है। उन्होंने नोट किया कि ब्रेविक अक्सर अपनी मां के मिले-जुले संकेतों से भ्रमित हो जाता था, जिसे उन्होंने डबल कम्युनिकेशन कहा। कहा गया है कि उसके बेटे से उसकी परेशानी इसलिए है क्योंकि वो येन्स का बेटा है, जिससे अब वो नफरत करती है। उसने ब्रेविक की मुस्कान को अनुचित, उपेक्षापूर्ण और तिरस्कारपूर्ण बताया और 1983 तक वो उसे आक्रामक, चिपकू और अत्यधिक सक्रिय कहने लगी थी। बाद में उसने याद किया कि उसे डर था कि वो एक दिन हिंसक हो जाएगा। एगे बोरसग्रेविक ने अ नॉर्वेजियन ट्रेजेडी में लिखा कि वो उसे वयस्क, हिंसक व्यक्ति के रूप में देखती थी और डरती थी कि वो लोगों पर हमला करेगा। एक मनोचिकित्सक ने बताया कि ब्रेविक अपनी मां की पुरुषों के प्रति संदेह, आक्रामकता और यौन भय का शिकार था और वह उस पर अपनी ही आदिम, आक्रामक और यौन कल्पनाएं थोपती है, वे सभी गुण जो वह पुरुषों में खतरनाक और आक्रामक मानती है। अगले कुछ वर्षों तक परिवार ने सामाजिक सेवाओं से संपर्क रखा और 1983 में जेंस की मदद से बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए, ताकि वेनका को लगे कि उनका बेटा अब उनकी सीमाओं में दखल नहीं दे रहा। ब्रेविक ने अपना चौथा जन्मदिन एसएसबीयू के साथ बिताया, जहां उनकी मां और बहन के साथ उनकी जांच की गई और उन पर कई तरह के परीक्षण किए गए। विशेषज्ञों ने जो उन्हें प्लेरूम में देख रहे थे ये नोट किया कि ऐसा लग रहा था कि ब्रेविक को खिलौनों से कैसे खेलना है ये नहीं पता था। वह अक्सर इधर-उधर घूमते रहते थे या खिलौनों के साथ निष्क्रिय ढंग से बैठे रहते थे। बताया गया कि वो बच्चों के साथ दुकान वाला खेल खेलते थे, लेकिन उन्हें असली खेल या बातचीत से ज्यादा काम करने वाले खिलौना कैश रजिस्टर में रुचि थी। रिपोर्टों में उल्लेख किया गया कि ब्रेविक में कल्पना और सहानुभूति की कमी है और जब वो खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। विशेषज्ञों ने देखा कि ब्रेविक की भाषा अच्छी थी, लेकिन वो भावनाएं साझा करने में संघर्ष करते थे। रिपोर्टों में बताया गया कि ब्रेविक अपनी मां के दावे के विपरीत सावधान, नियंत्रित, बहुत कम नखरे करने वाले और बेहद साफ सुथरे थे। वह खुद से बच्चों से संपर्क नहीं करता, गतिविधियों में यांत्रिक ढंग से शामिल होता है, बिना कोई खास खुशी दिखाए और अक्सर उदास दिखता है। सुझाव दिया गया कि ब्रेविक को बचपन में भावनाएं दिखाने पर दंडित किया गया, जिससे वह भावनाओं से रहित हो गया और उसकी मां के गुस्से के कारण उसने कम उम्र में ओसीडी विकसित कर ली। ब्रेविक को अंततः एसएसबीयू द्वारा कोई औपचारिक निदान नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि उसे एक भिन्न, डाइवर्जेंट बच्चा कहा गया। एक मनोवैज्ञानिक ने रिपोर्ट में बताया कि वह चिंतित, निष्क्रिय बच्चा बन गया था जो संपर्क से बचता था। वह बेचैन गतिविधियों और बनावटी, टालने वाली मुस्कान के रूप में एक उन्मत्त रक्षा तंत्र प्रदर्शित करता है। एंडर्स और उसकी मां के गंभीर रूप से विकृत रिश्ते को देखते हुए लड़के के विकृत विकास को रोकने के लिए जल्द हस्तक्षेप जरूरी है। एसएसबीयू में रहते समय ब्रेविक की मां पर विशेष ध्यान दिया गया। एसएसबीयू ने उनका वर्णन इस तरह किया कि वो अपने बेटे को कभी खुद से दूर करती थीं और कभी अपने पास खींचती थीं, और यह भी जोड़ा कि वो अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देती थीं,
सीमाएं और मर्यादाएं तय करने में असमर्थ थीं और चीजों को केवल काले और सफेद नजरिए से ही देखती थीं। एक एसएसबीयू रिपोर्ट में बताया गया कि वेंका ने कम उम्र के ब्रेविक का यौनकरण किया, उसे मारा पीटा और अक्सर उससे कहती थीं कि काश वो मर गया होता। यौनिक बनाने के आरोपों में कहा गया कि दोनों एक ही बिस्तर साझा करते थे, जिससे एसएसबीयू ने उनके रिश्ते को लेकर और चिंता जताई। हालांकि वेंका ने बताया ये उनके बेटे की मांग थी। वेंका के अस्थिर व्यवहार के कारण विशेषज्ञों ने उन्हें भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करने वाली मां बताया और एसएसबीयू ने ब्रेविक को उनकी देखभाल से हटाने की सिफारिश की। उन्हें लगता था उस लड़के के लिए हालात नहीं सुधरेंगे, इसलिए उसकी मां से अलग करना ही उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। इसके बाद सुनवाई हुई, जिसमें येंस ने ब्रेविक की कस्टडी मांगी, लेकिन अदालत ने वेंका के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि नर्सरी कर्मचारी की गवाही से लगा कि लड़का समाज में ठीक व्यवहार कर रहा है। जज ने कहा कि अगर उसकी मां इतनी खराब देखभाल करती तो उसकी बेटी को भी घर से हटा दिया जाता। एसएसबीयू एलिजाबेथ को वेंका से हटाने में रुचि नहीं थी, बस उन्होंने उस बच्ची पर नजर रखने की सिफारिश की थी। जज का मानना था कि वेंका सही काम कर रही थी, इसलिए उसने सबसे पहले एसएसबीयू से संपर्क किया। बाद में एसएसबीयू ने स्वीकार किया कि एक अनुभवहीन सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके कारण वे ब्रेविक को घर से हटाने में असफल रहे। अगले 1 साल या उससे ज्यादा केस वर्कर हर महीने मिलते रहे और नोट किया कि वे अब अलग परिवार जैसे दिखते थे। उन्होंने ब्रेविक को शांत स्वभाव और गर्मजोशी वाली मुस्कान वाला बताया, जिससे वो तुरंत पसंदीदा बन जाता था। उन्हें और येंस की बहन को अच्छे व्यवहार वाला बताया गया, जो शांति से खेलते थे, जबकि वेंका को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाली बताया गया, जो उस महिला से अलग थी जब एसएसबीयू ने 1 महीने तक उसे और उसके बच्चों को देखा था। ब्रेविक अपनी मां की कस्टडी में ही रहा और उसे घर से हटाने की कोशिश नहीं हुई। ब्रेविक का स्कूल में समय बुरा नहीं लगता था। एक पूर्व सहपाठी ने बताया कि वह होशियार और शारीरिक रूप से मजबूत था, इसलिए छोटे बच्चों की मदद करता था, जिन्हें अक्सर तंग किया जाता था। वो अपने पिता के साथ भी संबंध बनाए हुए था, जो अभी भी फ्रांस में रहते थे, और बार-बार अपने पिता और उनकी नई पत्नी से मिलने जाता था, जब तक कि उसके 12 साल की उम्र में वे अलग नहीं हो गए। लेखक एगे बोरसग्रेविक ने यह बताया, इसके बाद ब्रेविक का पिता से संबंध बिगड़ने लगा। हालांकि आखिरकार दोनों का संपर्क टूट गया और ब्रेविक ने इसका दोष येंस पर लगाया। फिर भी उसने अपने पिता का बचाव किया। बाद के लेखन में उसने कहा, मामला यह है कि वो लोगों से घुलने मिलने में बहुत अच्छे नहीं हैं। ब्रेविक की सौतेली मां बाद में उसकी शिक्षा प्रणाली से नफरत को याद करेंगी। उसने लिखा कि वयस्क होने पर उसकी प्राथमिक स्कूल की सबसे जीवंत याद अनिवार्य बुनाई और सिलाई कोर्स पूरे करने की मजबूरी थी। ये कोर्स पहले पश्चिमी यूरोपीय देशों में मार्क्सवादी क्रांति के बाद लागू हुए थे। उसने कहा कि इन्हें इसलिए लागू किया गया ताकि यूरोपीय लड़कों को जानबूझकर स्त्रीत्व की ओर ले जाकर एक मार्क्सवादी यूटोपिया बनाया जाए, जिसमें दोनों लिंगों में समानता हो। मुझे याद है कि मैं इन कोर्सों से डरता था, क्योंकि ये बहुत ही अप्राकृतिक लगते थे और पूरी तरह समय की बर्बादी थे। किशोरावस्था में ब्रेविक को विद्रोही माना जाता था। वो ग्रेफिटी बनाता और हिप हॉप समुदाय में शामिल था। पुलिस ने उसे कई बार ग्रेफिटी के लिए पकड़ा और 2 बार जुर्माना लगाया। इस समय 1995 में जब ब्रेविक की उम्र 15 साल थी, तो जेंस ने कथित तौर पर ब्रेविक से सारे संबंध तोड़ लिए और उससे पूरी तरह संपर्क बंद कर दिया। जेंस ने कहा, मैं हमेशा एंडर्स से मिलने को तैयार था, भले ही हम चीजों को अलग देखते थे। इसी दौरान ब्रेविक ने वेट ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। वो हर सुबह स्कूल जाने से पहले सुबह 6 बजे वर्कआउट करता था और उसने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। किशोरावस्था से ही वो अपनी शारीरिक बनावट को लेकर चिंतित था और वयस्क होने पर भी स्टेरॉइड्स लेता रहा। उसके बचपन के दोस्त ने बताया कि बस में मुलाकात पर उसने देखा ब्रेविक ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो माथे, ठुड्डी और नाक की सर्जरी के लिए विदेश गया था।
अपने घोषणा पत्र में ब्रेविक ने अपनी वयस्क जिंदगी के बारे में बात की, लेकिन खास बात यह थी कि उसने इसके बारे में झूठ बोला और अपनी कुछ समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराया। उसने कहा कि वो हाई स्कूल के बाद सेना में नहीं गया क्योंकि उसे बीमार मां की देखभाल करनी थी, लेकिन बाद में यह झूठ निकला। ब्रेविक को अनिवार्य मूल्यांकन में अयोग्य मानकर भर्ती नहीं किया गया। उसने बताया कि उसने विश्वविद्यालय में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वह राजनीतिक रूप से सही माने जाने वाले नॉर्वे में काम नहीं करना चाहता था और वह आम लोगों की साधारण रोजमर्रा की जिंदगी से घृणा करता था। उसने आगे ये भी जोड़ा कि उसके बहुत कम या बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे क्योंकि उसे रिश्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ब्रेविक को उसके नए दोस्तों और सहपाठियों द्वारा विपरीत लिंग के साथ कम अनुभव होने के कारण चिढ़ाया जाता था। जब पत्रकारों ने उनसे संपर्क किया, उसके कई पूर्व साथी उसकी गर्लफ्रेंड होने की बात याद नहीं कर सके, जबकि ब्रेविक का कहना था कि गर्लफ्रेंड से योजनाएं जटिल होतीं और कई महिलाएं उससे मिलने आई थीं। एक बचपन के दोस्त ने कहा, वो महिलाओं की बातें करता था, पर हमने कभी किसी को नहीं देखा। मेरी जानकारी में उसकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं रही। 20 की शुरुआती उम्र में ब्रेविक ने ग्राहक सेवा में काम किया, जहां उसे सबके साथ समान रूप से अच्छा व्यवहार करने वाला और एक उत्कृष्ट सहकर्मी माना गया। 2011 में नॉर्वे में हुए हमलों की योजना बनाना। ब्रेविक के अनुसार 2011 में नॉर्वे में हुए हमलों की योजना 2002 में शुरू हुई थी, जब वो 23 साल का था। इस घटना के लिए फंड जुटाने को उसने ग्राहक सेवा की नौकरी के साथ खुद की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपनी शुरू की। उसने दावा किया कि उसने कई कर्मचारियों को रखा और उसके कुछ ऑफशोर बैंक खाते थे और 24 साल की उम्र में पहली मिलियन कमा ली। कहा जाता है कि उसने शेयर बाजार में सट्टा लगाकर पैसे गंवाए और दिवालिया हो गया, लेकिन उसके पास हमले की योजना के लिए पैसे बचे थे। 2008 में पैसे बचाने के लिए वो मां के साथ रहने लगा। हमले के बाद एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक पर बनी मनोचिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार 2006 में मां के घर लौटने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वो अंतर्मुखी, शांत और अकेला हो गया। घर से बहुत कम बाहर जाता था। यहां तक कि उसकी मां ने भी इस दौरान उसमें आए बदलाव को महसूस किया। उसने याद किया कि वो अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलने और अपने कमरे में अकेले बैठने में बिताता था, जैसे वो फिर से किशोर हो गया हो। उसने मां से राजनीति पर बात करने की भी कोशिश की। 2010 में ब्रेविक ने चेक गणराज्य के प्राग में 6 दिन हथियार ढूंढने और खरीदने की कोशिश में बिताए। उसने ऑनलाइन कुछ शोध करने के बाद ये नोट किया कि प्राग को यूरोप में अवैध ड्रग्स और हथियारों के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण पारगमन केंद्र के रूप में जाना जाता है। अपनी यात्रा से पहले उसने अपनी गाड़ी की पिछली सीटों को खोखला कर दिया ताकि वह जो भी बंदूकें खरीदें उनके लिए पर्याप्त जगह हो सके। वो असॉल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड खरीदना चाहता था। कई कोशिशों के बावजूद वह आग्नेयास्त्र नहीं ले सका और कहा कि यह शहर बंदूकें खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं है। घर लौटकर उसने कानूनी रूप से सेमी ऑटोमेटिक राइफल और ग्लॉक पिस्टल खरीदी। गौरतलब है कि पिस्टल खरीदना एक चुनौती साबित हुआ क्योंकि उससे एक निशानेबाजी क्लब में नियमित उपस्थिति दिखाने की मांग की गई थी। उसने नवंबर 2010 से जनवरी 2011 के बीच ओस्लो पिस्टल क्लब में 15 प्रशिक्षण सत्र बिताए, जिससे वह अपनी पसंद की हैंडगन खरीद सका। ब्रेविक की सूची में अगला काम उन सामग्रियों को हासिल करना था जिनकी उसे बम बनाने में मदद के लिए जरूरत थी। उसने एक सब्जी की खेती का व्यवसाय शुरू किया और हमलों से ठीक 2 महीने पहले 6 टन उर्वरक, 3 टन अमोनियम नाइट्रेट और 3 टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खरीदा। उसने पोलिश दुकान से 300 ग्राम सोडियम नाइट्रेट अवैध रूप से खरीदा, जिससे वो नॉर्वेजियन खुफिया एजेंसी की निगरानी सूची में डाल दिया गया। इसके बावजूद नॉर्वेजियन खुफिया एजेंसी ने इस जानकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि ये प्रासंगिक है। मई 2011 में इन खरीदारियों के समय तक वो अपनी मां के घर से निकलकर एक फार्म पर रहने चला गया था। उसकी खरीदी गई चीजें उस संपत्ति के एक खलिहान में रखी गई थीं।
22 जुलाई 2011 की दोपहर 3:25 बजे ओस्लो के सरकारी क्षेत्र में खड़ी एक सफेद वॉल्क्सवैगन क्राफ्टर के अंदर एक बम विस्फोट किया गया। बाद में सीसीटीवी में दिखा कि कार को टीम 13 बजे एच ब्लॉक के ठीक पहले देखा गया था और उसकी हेजर्ड लाइट्स जल रही थीं। वाहन वहां 1 मिनट 54 सेकंड रुका, फिर अंतिम 200 मीटर चलाकर मुख्य सरकारी भवन के प्रवेश द्वार के बाहर पार्क किया गया। पुलिस वर्दी में ड्राइवर वाहन से उतरा, करीब 7 सेकंड खड़ा रहा और फिर चला गया। बाद में पता चला कि ब्रेविक के पास ही एक और वाहन था जिसका इस्तेमाल उसने जल्दी से उस इलाके से निकलने के लिए किया। पुलिस हेलमेट और फेस शील्ड पहनने के कारण वो निगरानी फुटेज में साफ नहीं पहचाना गया। वाहन में रखा बम धमाका बहुत भयानक था। धमाके की लहर से पास की इमारत की सभी मंजिलों की खिड़कियां टूट गईं और कई में आग लग गई, जैसे एच ब्लॉक और R4। कांच और मलबा सड़कों पर था। तेल और ऊर्जा विभाग से सफेद धुआं निकल रहा था क्योंकि वहां आग थी। विस्फोट की आवाज 4.5 मील दूर तक सुनाई दी। वर्डेंट गैंग अखबार के अधिकारी भी उन लोगों में शामिल थे जो प्रभावित हुए, जिसमें एक स्तंभकार ने इन भयावह घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया। मुझे लगता है कि हमने विस्फोट की आवाज सुनने से पहले कांच के टूटने की आवाज सुनी, क्योंकि हमारे चारों ओर सारे कांच टूट गए थे। और फिर हमने एक बड़ा धमाका सुना। मुझे तुरंत पता चल गया कि ये एक बम है, लेकिन मैंने सोचा कि ये हमारे भवन के अंदर ही बम है। बाद में जब हम सड़क पर आए तो देखा कि यह एक ब्लॉक दूर था। उस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और 209 लोग घायल हो गए। पुलिस को धमाके की पहली सूचना दोपहर 3:26 बजे मिली थी। 8 मिनट बाद एक गवाह ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उन्होंने एक पुलिस वर्दी में व्यक्ति को पिस्तौल के साथ एक फिएट डोब्लो में प्रवेश करते हुए देखा था। एनआरके के अनुसार गवाह द्वारा दी गई व्यक्ति की जानकारी और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर एक सतर्क क्लर्क ने नोट कर लिया, जिसे इसकी अहमियत पता थी। उसने जानकारी ऑपरेशंस मैनेजर की डेस्क पर छोड़ी, लेकिन मैनेजर को उसे देखने और गवाह को वापस फोन करने में 20 मिनट लगे। हमले के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया की आधिकारिक जांच में बाद में ये उल्लेख किया गया कि ये कानून प्रवर्तन की ओर से एक महत्वपूर्ण विफलता थी। उस समय के पुलिस निदेशक ने स्वीकार किया कि अगर पुलिस एजेंसियों के बीच संचार बेहतर होता तो ब्रेविक को बहुत पहले ही रोका जा सकता था। विस्फोट के करीब 1.5 घंटे बाद ब्रेविक फर्जी पुलिस पहचान पत्र और वर्दी में उटोया द्वीप की फेरी पर चढ़ा, जहां नॉर्वेजियन लेबर पार्टी का वार्षिक युवा शिविर हो रहा था। यह पार्टी की युवा शाखा वर्कर्स यूथ लीग द्वारा आयोजित एक शिविर था। करीब 600 किशोर उस शिविर में थे। ब्रेविक ने खुद को ओस्लो पुलिस अधिकारी बताया, जो विस्फोट के बाद जांच के लिए आया था। शिविर नेता को ब्रेविक संदिग्ध लगे और उन्होंने सुरक्षा गार्ड से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गोली मार दी गई। 32 वर्षीय व्यक्ति ने लोगों को इकट्ठा किया, बैग से हथियार निकाले और अंधाधुंध फायरिंग की। उसने सबसे पहले उन लोगों पर गोली चलाना शुरू किया जो द्वीप पर थे, लेकिन बाद में उसने उन लोगों पर भी गोली चलानी शुरू कर दी जो झील तैरकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एनआरके के विदेशी समाचार संवाददाता ने पत्रकारों से कहा, मैंने कुछ गवाहों से बात की जिन्होंने देखा कि कुछ युवा पानी के किनारे छिपने की कोशिश कर रहे थे और बंदूकधारी उनके पास आया, और जब वे पानी के किनारे लेटे हुए थे तब उसने मशीन पिस्टल से उन पर बहुत करीब से गोली चला दी। एक 15 साल की लड़की ने बताया कि उसने गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन जब उसने देखा तो उसे एक पुलिस अधिकारी जैसा व्यक्ति दिखा और उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। कुछ देर बाद उसने देखा कि वर्दी वाला आदमी ही ट्रिगर दबा रहा था। उसने एनपीआर को बताया, मैंने कई मरे हुए लोग देखे। उसने पहले द्वीप पर और फिर पानी में लोगों को गोली मारी। वह एक बड़े पत्थर के पीछे छुपी जिस पर ब्रेविक खड़ा था। मैं ऊपर से उसकी सांसें सुन सकती थी। 21 साल की डाना बजिंगनी ने बताया कि ब्रेविक द्वारा घायल कई लोग गोली लगने पर मरे होने का नाटक करने लगे ताकि वो उन पर ध्यान न दे। दुर्भाग्यवश ब्रेविक फिर घायल लोगों के पास जाता और उन्हें दोबारा गोली मारता ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वे मर चुके हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक ब्रेविक ने कम से कम 2 लोगों को बख्शा। एक 11 वर्षीय लड़का जिसके पिता हमले में मारे गए थे और जिसने उस 32 वर्षीय व्यक्ति से कहा कि वो मरने के लिए बहुत छोटा है, और एक 22 वर्षीय युवक जिसने अपनी जान की भीख मांगी थी। बचने वालों ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों को मरते देखा और नरसंहार खत्म होने तक झाड़ियों, चट्टानों व गुफाओं में छिपे रहे, उस पागल की आवाज सुनते रहे। ब्रेविक चिल्लाया, आज तुम मरोगे मार्क्सवादी, उदारवादी, अभिजात वर्ग। सबसे छोटा शिकार 14 साल का और आखिरी 16 साल का था। 69 लोगों की निर्मम हत्या आखिरकार 1.5 घंटे बाद शाम 6:25 बजे समाप्त हुई। जब पुलिस टैक्टिकल यूनिट द्वीप पहुंची, पुलिस प्रमुख ने माना कि टैक्टिकल यूनिट के आने तक परिवहन की कमी के कारण अधिकारियों को द्वीप पहुंचने में दिक्कत हुई। जब सशस्त्र पुलिस ने ब्रेविक का सामना किया और उसे आत्मसमर्पण करने या गोली मारे जाने की चेतावनी दी, तो ब्रेविक ने अपने हथियार नीचे रख दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। हमले से बचने वाले 517 लोगों में से 66 घायल हो गए थे। पुलिस ने कहा कि ब्रेविक ने डम गोलियां इस्तेमाल की, जिन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिना हथियार वाले पीड़ितों को यथासंभव सबसे घातक घाव देने के लिए बनाई गई फैलने वाली गोलियां बताया है। ब्रेविक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें द्वीप पर ही रात भर पूछताछ के लिए रखा गया। इसके बाद उन्हें ओस्लो की एक हिरासत कोठरी में स्थानांतरित कर दिया गया। सभी रिपोर्टों के अनुसार ब्रेविक एक खुलकर बातचीत करने वाला अपराधी था, जिसने अपने अपराधों को खुलकर स्वीकार किया और उससे पूछताछ कर रहे अधिकारियों के साथ विचारधाराओं और राजनीतिक रुखों पर चर्चा की। उसने बताया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटटलैंड को निशाना बनाना चाहता था, जो 1992 तक लेबर पार्टी की नेता थीं और उसी दिन शिविर में भाषण देने आई थीं। हालांकि रेलवे में देरी के कारण वो अपनी शुरुआती योजना को अंजाम नहीं दे सका। बम विस्फोट व नरसंहार स्वीकारने के बाद भी ब्रेविक ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, अपने कृत्य को भयावह पर जरूरी बताया और दावा किया कि उसने देश व पश्चिमी यूरोप को मुस्लिम कब्जे से बचाने के लिए हमला किया। उसके वकील ने कहा कि वो समाज में बदलाव चाहता था और उसके नजरिए से क्रांति को जबरन आगे बढ़ाना जरूरी था। वह समाज और उसकी संरचना पर हमला करना चाहता था। ब्रेविक का मानना था कि लेबर पार्टी ने नॉर्वे के कथित नैतिक पतन में बड़ी भूमिका निभाई है और उसने कहा कि नॉर्वे को निराश करने की कीमत उन्हें चुकानी होगी। हिरासत में ब्रेविक ने खुद को क्विज़लिंग के बाद सबसे बड़ा राक्षस कहा, जिसमें उसने नॉर्वेजियन सैन्य अधिकारी और नाजी सहयोगी वित्कुन क्विज़लिंग का जिक्र किया, जो नाजी जर्मनी के कब्जे में नॉर्वे की सरकार के नेता थे। ब्रेविक पर 2 आतंकवाद के आरोप लगे थे। ब्रेविक की गिरफ्तारी और बाद के महीनों में उसकी मानसिक स्थिति पर काफी बहस हुई। अदालत द्वारा नियुक्त कई फॉरेंसिक मनोचिकित्सकों ने, जो हत्याओं के बाद उसे देखने वाले पहले पेशेवर थे, बताया कि 32 वर्षीय ब्रेविक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे और 22 जुलाई के हमलों के वक्त मानसिक विक्षिप्ति के दौरे में थे। उन्होंने देखा कि वह भावनात्मक रूप से सुन्न है और उनमें सहानुभूति की कमी है। साथ ही उनके बाध्यकारी व्यवहार और भव्य भ्रमपूर्ण विचार भी नोट किए। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रेविक ने खुद को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे परिपूर्ण शूरवीर और कम तीव्रता वाले गृह युद्ध का योद्धा बताया। मनोचिकित्सक ने निष्कर्ष निकाला कि वह आत्मघाती, हत्या करने की प्रवृत्ति वाला और कानूनी रूप से विक्षिप्त था। इससे पूरे देश में काफी आक्रोश फैल गया, क्योंकि इसका मतलब था कि ब्रेविक को मानसिक अस्पताल में रखा जा सकता है और उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती थी। मृतकों के परिवार और हमले के बचे लोग न्याय की मांग कर रहे थे। वहीं विशेषज्ञ ब्रेविक की हत्याओं के समय मानसिक स्थिति पर हालिया रिपोर्ट की सटीकता पर बहस कर रहे थे। जिस जेल में उसे रखा गया था, वहां के मेडिकल स्टाफ का मानना नहीं था कि ब्रेविक कानूनी रूप से विक्षिप्त है या उसे सिजोफ्रेनिया है, बल्कि उन्होंने ये सुझाव दिया कि वो एक या एक से अधिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। जनवरी 2012 में मनोचिकित्सकों के नए पैनल को ब्रेविक की मानसिक स्थिति का निरीक्षण व निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया। 3 महीने बाद अप्रैल में
नए पैनल ने निष्कर्ष दिया कि हमलों या जांच के समय वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं था। हालांकि उन्होंने उसका निदान किया कि उसे असामाजिक व्यक्तित्व विकार और साथ ही आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार है। ब्रेविक ने खुद ये नोट किया कि जब उन्हें शुरू में कानूनी रूप से विक्षिप्त करार दिया गया तो वह निराश हो गए। उन्होंने कई नॉर्वेजियन अखबारों को लिखा, मुझे स्वीकार करना होगा, ये मेरे साथ सबसे बुरी बात है जो हो सकती थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपमान है। राजनीतिक कार्यकर्ता को मानसिक अस्पताल भेजना मारने से भी ज्यादा क्रूर है, ये मौत से भी बुरा है। जून 2012 में नॉर्वेजियन मनोचिकित्सक उल्रिच फ्रेडरिक मोल्ट ने अदालत में कहा कि ब्रेविक को सिजोफ्रेनिया होने की संभावना बेहद कम है। उनका मानना था कि उसे एस्पर्जर सिंड्रोम, टॉरेट सिंड्रोम, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और शायद पैरानॉइड साइकोसिस है। इन बीमारियों के लक्षण में उन्होंने 32 वर्षीय के बचपन के अजीब व्यवहार, हथियारों और बमों का जुनूनी अध्ययन, उसकी बोलने की शैली और अंकों की दीवानगी को बताया। बाईस जुलाई को ओस्लो में बम फटने से 90 मिनट पहले ब्रेविक ने 1518 पन्नों का एक घोषणा पत्र 2083 अ यूरोपियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से 1003 ईमेल पतों पर भेजा। ये मुख्य रूप से अति दक्षिणपंथी लेखकों और प्रभावशाली लोगों की लिखी चीजों से बना है। भूमिका में ब्रेविक ने कहा कि राजनीतिक शुद्धता बड़ी समस्या है और समाज के कथित पतन में इसका बड़ा योगदान है। उसने कई बार राजनीतिक शुद्धता को सांस्कृतिक मार्क्सवाद कहा। घोषणा पत्र में आगे ब्रेविक ने उस दिशा के प्रति अपनी नापसंदगी पर चर्चा की जिसमें उसे लगा कि देश जा रहा है, और उसने एक ईसाई यूरोप को संरक्षित करने की अपनी इच्छा और पश्चिमी दुनिया के नैतिक पतन के प्रति अपनी घृणा का उल्लेख किया, जिसके लिए वो मुख्य रूप से वामपंथियों और नारीवाद को दोषी ठहराता था। अति दक्षिणपंथी नवनाजी ब्रेविक ने अपने घोषणा पत्र में जेनोफोबिया, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, अतिवादी राष्ट्रवाद, इस्लामोफोबिया, नारीवाद विरोध और अति दक्षिणपंथी जायोनिज्म जैसे आंदोलनों का समर्थन विस्तार से बताया। उसने मुसलमानों और इस्लाम के प्रति घृणा जताई और पितृसत्ता को मजबूत बनाए रखने की इच्छा जाहिर की। ब्रेविक ने महिलाओं के प्रति अपनी घृणा साफ जाहिर की। उसे महिलाओं के स्त्री सुलभ गुण पसंद नहीं थे, जैसे कि संवेदनशील होना और अपनी भावनाओं के बारे में बात करना। वो उनके रोमांटिक और यौन जीवन की निंदा करता था और महिलाओं को भावुक, अस्थिर व पुरुषों से कमतर बताता था। उसने अपनी मां के नए पति को आदिम यौन जानवर कहा और आरोप लगाया कि उसकी मां और बहन ने मुझे ही नहीं, खुद और परिवार को भी शर्मिंदा किया, जो पहले ही नारीवादी यौन क्रांति के प्रभाव से टूट चुका था। अपनी परवरिश के बारे में बात करते हुए उसने जोड़ा, मैं इस अत्यधिक उदार मातृसत्तात्मक परवरिश को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इसमें पूरी तरह से अनुशासन की कमी थी और इसने मुझे एक हद तक स्त्री सुलभ बना दिया है। ब्रेविक के घोषणा पत्र के कई हिस्से अति दक्षिणपंथी ब्लॉगर पेडर जेंसन से जोड़े जा सकते हैं, जिन्हें अक्सर उनके उपनाम फ्यॉर्डमैन के नाम से जाना जाता है और जो मानते हैं कि बहुसांस्कृतिकता, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या का बड़े पैमाने पर प्रवास शामिल है, पश्चिमी दुनिया के लिए एक खतरा है। एक स्वयं प्रकाशित पुस्तक में जेंसन ने लिखा, इस्लाम और उसके सभी अनुयायियों को पूरी तरह और शारीरिक रूप से पश्चिमी दुनिया से हटा देना चाहिए। घोषणा पत्र में जेंसन का 111 बार उल्लेख था। हालांकि 22 जुलाई के हमलों के बाद उन्होंने ब्रेविक की निंदा की थी। ब्रेविक ने लेख में हिंदुओं से मुसलमानों को भारत से बाहर निकालने का आह्वान किया और हिंदू राष्ट्रवादी समूहों की प्रशंसा की। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कई मौकों पर ऐसे समूहों से संपर्क करने की कोशिश की थी। उन्होंने 2083 तक सभी मुसलमानों को पश्चिमी यूरोप से निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि यूरोप की बहुसांस्कृतिक नीतियां जापान और दक्षिण कोरिया जैसी हों, क्योंकि ये देश सांस्कृतिक रूढ़िवाद और अपने सर्वोत्तम रूप में राष्ट्रवाद के काफी करीब हैं। विश्लेषकों ने बताया कि 32 वर्षीय व्यक्ति फोरम और ब्लॉग्स पर अक्सर छुपकर देखता और कभी-कभी टिप्पणी करता था, जैसे गेट्स ऑफ वियना, जहां पेडर जेंसन जैसे लोगों के मुस्लिम विरोधी लेख छपते थे, और वो कई अन्य अति दक्षिणपंथी साइटों पर भी पोस्ट करता था।
गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ब्रेविक कुछ समय तक नॉर्वेजियन प्रोग्रेस पार्टी के सदस्य थे, जो संसद की सबसे दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है। अकादमिकों ने इसे अति दक्षिणपंथी बताया है और ये उन लोगों को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है जो खुद को राष्ट्रीय रूढ़िवादी मानते हैं। कहा जाता है कि ब्रेविक ने विचार कट्टर होने पर प्रोग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। मैनिफेस्टो में आगे ब्रेविक ने भविष्यवाणी की थी कि मुख्य धारा की मीडिया में उन्हें कैसे दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा, हालांकि चूंकि मैं उनके सबसे बुरे सपने का प्रतीक हूं, बहुसांस्कृतिक गद्दारों का योजनाबद्ध और संगठित ढंग से निष्पादन, इसलिए वे शायद मेरे खिलाफ पूरा दुष्प्रचार चलाएंगे। इन आरोपों को लें, नया रूप दें और फैलाएं। बाल यौन शोषक, अनाचार में लिप्त, समलैंगिक, मानसिक रोगी, ADHD, चोर, अशिक्षित, इनब्रीड, सनकी, पागल, राक्षस आदि। मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा नाजी राक्षस कहा जाएगा। बम विस्फोट से पहले ब्रेविक ने घोषणा पत्र भेजा और YouTube पर वीडियो पोस्ट किया। 12 मिनट की उस वीडियो में 32 वर्षीय ने रूढ़िवादियों से शहादत अपनाने की अपील की। उसने अपने हथियार ताने हुए अपनी तस्वीरें दिखाईं और अपने हमले की योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उसने ये भी बताया कि वो पुलिस अधिकारी की वर्दी में होगा और ये बहुत शानदार होगा क्योंकि लोग हैरान रह जाएंगे। चौबीस अगस्त 2012 को ब्रेविक को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हुए उम्र कैद दी गई। नॉर्वे में उम्र कैद 21 साल की होती है, लेकिन 2002 के कानून के अनुसार अगर 21 साल पूरे होने के बाद भी कैदी खतरनाक माना जाए तो सजा हर बार 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यही ब्रेविक के साथ हो रहा है। कार्ल नोटस्टाड ने द न्यूयॉर्कर में लिखा कि ब्रेविक के मुकदमे में सबसे खास था जब उसने बताया कि उसने यूथ कैंप के कई पीड़ितों को दीवार के पास कैसे खड़ा किया। उसे हैरानी हुई कि किसी ने भागने या हिलने की कोशिश नहीं की। उसने इसे इस तरह बताया जैसे ये फिल्मों या टीवी शो में दिखने वाली चीजों से अलग था। कार्ल ने लिखा, उसके शिकार अब भी सिर्फ तस्वीरें हैं। उसे पता है उसने क्या किया, लेकिन उसे उस तबाही का अंदाजा नहीं जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए महसूस करता है। ब्रेविक में अब वह मानवीय चेतना नहीं बची, वह मर चुकी है। कई रिपोर्टर जिन्होंने सालों तक ये कहानी कवर की कहते हैं कि ब्रेविक, जिसमें पछतावा या सहानुभूति नहीं है और जो शिकारों को इंसान नहीं मानता, एक साइकोपैथ है। उसके पिता येंस 2011 के हमलों के समय भी फ्रांस में ही रह रहे थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि वह सदमे में हैं और बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसका पिता हूं। वो वहां खड़ा कैसे रह सकता था और इतने निर्दोष लोगों को मार सकता था जैसे उसे लगता हो कि वो सही है। उसे अपनी जान भी ले लेनी चाहिए थी। उसे यही करना चाहिए था। अपने घोषणा पत्र में ब्रेविक ने अपने पिता से संबंध न होने का जिक्र किया, ये बताते हुए, मैंने अपने पिता से बात नहीं की है जब से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था, जब मैं 15 साल का था। वो मेरी 13 से 16 साल की ग्रेफिटी वाला दौर से खुश नहीं थे। उसके 4 बच्चे हैं, पर उसने सबसे संपर्क तोड़ लिया। तो मुझे लगता है कि यह काफी साफ है कि गलती किसकी है। मैंने 5 साल पहले उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा कि वह फिर से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ब्रेविक की मां 2013 में निधन से पहले 5 बार जेल में उनसे मिली थीं। ब्रेविक रिंगेरी के जेल टेरेस स्ट्रैंड के दक्षिण में कैद है। वह अकेले रहता है और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों व सुरक्षा गार्डों से बात करता है। 2020 में उसने पहली बार एक अन्य कैदी से बातचीत की, वो भी कम से कम 7 जेल गार्डों की मौजूदगी में। दोनों ने बात की और ताश खेली। फिर कैदी ने ब्रेविक से बात करने से मना कर दिया। सजा के कुछ साल बाद ब्रेविक ने ओस्लो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान स्नातक कार्यक्रम में दाखिला लिया। उसने 2015 में पढ़ाई छोड़ने से पहले 2 कोर्स पास किए। इसका कारण जेल की खराब हालात बताए। 2017 में उसने अपना नाम बदलकर फ्योल्टोल्फ हेंसेन रखा। नवंबर 2012 में ब्रेविक ने जेल अधिकारियों को 27 पन्नों की शिकायत भेजी, जिसमें उसने सुरक्षा प्रतिबंधों को नापसंद बताया और यह मांग की कि उसे बाहरी दुनिया से आसानी से संवाद करने की अनुमति दी जाए।
साथ ही प्लेस्टेशन 3 मांगा ताकि प्लेस्टेशन 2 की जगह ले सके, क्योंकि उसमें बेहतर गेम्स थे। 2014 में उसने कथित रूप से सोफा और बड़ा जिम मांगा और चेतावनी दी कि मांग ना मानी गई तो वह भूख हड़ताल करेगा। उसकी अधिकांश शिकायतें इस बात के इर्द गिर्द घूमती थीं कि उसे जिन वीडियो गेम्स तक पहुंच मिलती है उनमें विविधता की कमी है। उसने दावा किया कि अन्य कैदियों को वयस्कों के गेम्स खेलने की अनुमति है, जबकि मुझे केवल कम दिलचस्प बच्चों के गेम्स खेलने का अधिकार है। रेमान रेवोल्यूशन 3 साल के बच्चों के लिए बनाया गया गेम है। 2016 में ब्रेविक ने फिर से शिकायत की। इस बार उसने नॉर्वे की सरकार पर जेल की परिस्थितियों को लेकर मुकदमा कर दिया। उसने दावा किया कि एकांतवास उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उसे बार-बार अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसमें कपड़े उतरवाकर तलाशी लेना और उसकी सेल की रात में तलाशी लेना शामिल है। दीवानी मुकदमे में ब्रेविक की हथकड़ियां हटते ही उसने नाजी सलाम किया। शुरुआत में जज ने माना कि जेल की हालत यूरोपीय मानवाधिकार संधि के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन है और सरकार को ब्रेविक के मुकदमे का खर्च उठाने का आदेश दिया। 2017 की अपील में मामला खारिज कर दिया गया। जनवरी 2024 में ब्रेविक ने एक बार फिर नॉर्वेजियन सरकार के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया कि उसे लगातार सामाजिक अलगाव में रखा जा रहा था। उसने कहा कि अलगाव उसकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और बिना सार्थक मानवीय संबंधों के वो ज्यादा नहीं जी सकता। मैं अभी भी एक इंसान हूं और एक इंसान कितना सह सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। हर दिन एक बुरा सपना है। मैं हर दिन आत्महत्या के बारे में सोचता हूं। उन्होंने कहा, मुझे अपने किए पर अफसोस है। मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। आलोचकों ने ब्रेविक के भावनात्मक टूटने को मगरमच्छ के आंसू कहा, जबकि 2011 के हमले के दौरान आहत, घायल या मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों ने कहा, हम बार-बार इस मुद्दे के उठाए जाने से तंग आ चुके हैं। यह हमें थका देता है और तोड़ता भी है। मुकदमा 12 जनवरी को समाप्त हुआ और 15 फरवरी 2024 को यह निर्धारित किया गया कि ब्रेविक के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा था। उसे अलगाव में ही रखा जाएगा। हमारा दिल इस भयानक हमले के पीड़ितों के साथ है।